मैं आर के चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको यह लग रहा होगा कि ये मुद्दा जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं, जब इतना टीवी पे और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके तक पहुंच रहा है तो इसमें आज मेरा लेक्चर लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से आपको एक हिस्ट्री से जोड़कर अप्रोच तक पहुंचाना कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसी जिम्मेदारी को निर्वहन देने के लिए आया हूं या निर्वहित करने के लिए आया हूं। आप समझिए आज के इस क्लास को, और एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम यूक्रेन और रूस के विवाद के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, भारत ने जो इसके प्रति अपनी स्टैंड ली है उसके ऊपर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। क्या हम इस घटना को इतिहास के साथ जोड़ सकते हैं, और इतिहास के साथ जोड़ें तो क्या हम आज के जो घटना हो रही है इसके सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं क्या? यही हमारा मुद्दा है कि अगर इतिहास से हम जोड़ते हैं तो हमारा जो है स्थिति कहां तक समझने की हो जाती है, और हम जो केवल यह देख रहे हैं कि कितनी गोलीबारी हुई, कितने बमबार्डिंग हुए, हम यह देखने की कोशिश करें कि इस युद्ध से आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा, विश्व की दिशा क्या होने वाली है। तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदे होंगे। तो चलिए आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है यूक्रेन संकट, और यूक्रेन संकट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें यूक्रेन और रसिया दो मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्व तो हैं ही, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर है। अब यह आपको शायद मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि इसका प्रभाव पूरा कैसे विश्व पे है, लेकिन थोड़ा सा हम इस चीज़ को लेकर इतिहास में जाना चाहते हैं। अगर आप रशियन क्षेत्र को देखने की कोशिश करें तो रसिया पर सबसे पहले मंगोलों ने आक्रमण करके रसिया के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। रशियन क्षेत्र पर जब मंगोलों का कब्जा था उस दौरान जो है साम्राज्य का विस्तार हुआ, और आगे चल करके रशियन शासन को स्थापित करने के या रशियन साम्राज्य को स्थापित करने का, आप जो जार साम्राज्य का नाम सुनते हैं तो उसको श्रेय दिया जाता है आपको पीटर द ग्रेट को। पीटर द ग्रेट ने ही रशियन साम्राज्य की स्थापना की और धीरे धीरे उसमें शासक आते चले गए, और रूसी साम्राज्य जो है कैसे विस्तृत होते चला गया इसकी कहानी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। मेरा मानना है कि रूस की अगर कल्पना कर ली जाए तो वो किसी महादेश से कम नहीं है। महादेश से कम नहीं है तो रूस इतना विस्तृत, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो देखिए कि सबसे पहले जब जार शासक बना तो उसको यह जार शासक नहीं, मतलब पीटर द ग्रेट जब शासक बना तो वो पश्चिम के विचारों से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित रहा। उसके शासकों को यह लगने लगा कि अगर हम अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर जो है दूसरे लोग आक्रमण करके हमारे सीमा का अतिक्रमण कर सकते हैं। मतलब यह कह सकते हो कि जो चीज़ें यूरोपियंस कंट्री में हो रही थी उसका सीधा का सीधा प्रभाव जो है आपको रसिया पर पड़ने लगा, क्योंकि यूरोप में भी कभी साम्राज्यवादी ताकतें हुआ करती थी जिसके बारे में हम आपको थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उसी साम्राज्यवादी ताकतों के एक तरफ देखते हुए रसिया ने भी अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को जारी रखा, लेकिन यूरोप में तो समय समय पर बदलाव आते चले गए। रसिया के कंसेप्ट में, मतलब रसिया के साम्राज्यवादी विस्तार में कोई बदलाव नहीं आया और वहां पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। हम क्या इशारा करना चाहते हैं शायद आप समझ गए होंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि जो पश्चिम देश है, जब 1453 में कस्तुतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया तो कहीं ना कहीं यूरोप के देशों में जो है
पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और उससे लोगों के अंदर प्रबोधन आया, मतलब एक तर्क करने की शक्ति आई। अपने अधिकारों के प्रति वो लोग धीरे धीरे सजग होने लगे। स्वतंत्रता की बात आई, बंधुत्व की बात आई और अपने लिए जो है कहीं ना कहीं उन लोगों ने स्वतंत्रता का रास्ता क्लियर कर दिया। आगे चलकर धीरे धीरे जब लोकतंत्र की स्थापना की बात होने लगी, हालांकि लोकतंत्र तो खैर बहुत बाद की चीज है, पहले अगर राजा भी शासक हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही होने लगा था। अब राजाओं की शक्ति कमजोर होने लगी थी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा था। मतलब एक राजशाही के कंसेप्ट का यहाँ पर धाराशाही होना शुरू हो गया। तो ये कहाँ हो रहा था? यूरोप में। आगे चल करके धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। लेकिन रसिया में ऐसा कुछ बदलाव नहीं दिखा। इसके पीछे थोड़ा सा हम जाना चाहते हैं। रसिया ने अपना साम्राज्य विस्तार, मतलब जब पीटर द ग्रेट शासक बना उसके बाद से मानना है स्कॉलर्स का कि उसने प्रत्येक वर्ष में 1,00,000 किलोमीटर लगभग अपना क्षेत्र बढ़ाया, उसने अपना विस्तार किया। उस विस्तारवाद पर कभी रसिया का ब्रेक नहीं लगा। लेकिन इधर अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में लोकतंत्र की धीरे धीरे स्थापना होने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगे और निश्चित रूप से ये लोग एक नए अध्याय से जुड़ते चले गए। लेकिन रसिया में मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब रसियन शासकों पर, या कह सकते हो कि रसिया में यहाँ से पश्चिम से पहले आक्रमण हुआ, यानी कि हम इशारा करना चाहते हैं कि नेपोलियन ने भी रसिया की तरफ आक्रमण किया था और आगे चल करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिटलर ने भी रसिया के अंदर तक एंट्री मार ली थी। हालांकि हम आपको बहुत फैक्ट्स में उलझाना नहीं चाहते हैं, हम आपको एक बिग पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें परिवर्तित हुई। तो ऐसा माना जाता है कि जो रसिया के कह सकते हो कि राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो पुतिन साहब के अंदर भी यह डर जो इतिहास में हो रहा था कि उस पर पश्चिमी देशों ने आक्रमण किया, यही डर पुतिन साहब को आज भी लगा हुआ है। और इसी का एक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यूक्रेन संकट क्यों है, तो आपको थोड़ा सा इतिहास में अगर हम ले जाना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि यही है आपको यूक्रेन, ठीक है। मोटा मोटी तौर पर इसके पूरे पश्चिम क्षेत्र में अगर हम पूरे पूर्वी क्षेत्र में अगर हम कहने का प्रयास करें तो आपको रसिया दिख रहा है और रसिया का प्रबल समर्थक इसके उत्तर में पड़ जाता है बेलारूस। और इसके जो है थोड़ा सा आप कुछ देशों को इसके बगल में देखने की कोशिश करें, जिसमें आपको यूक्रेन के कह सकते हो दक्षिणी पश्चिमी में मोल्डोवा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है और पोलैंड है। आप इसका सीमा जो है लगते हुए यह देख रहे हो, ये सारे देश कहीं ना कहीं पश्चिम के जद में है, ठीक है। अब बात हम थोड़ा सा लेकर आगे बढ़ते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं समाप्त हुआ तो समाप्त होने के बाद विश्व दो भागों में बंट गया, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा रसिया के नेतृत्व में। अमेरिका के नेतृत्व में पूरा पश्चिमी देश जो पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था, और यहाँ पर यानी कि आप देखेंगे रसिया में, तो रसिया में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी और यहाँ पर साम्यवादी सरकार स्थापित हो रही थी। तो इस तरह से रसिया के नेतृत्व में हमने कहा कि पश्चिमी देशों ने पुनर्जागरण और अन्य माध्यमों से अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना से लेकर और मानव के, या कह सकते हो कि वहाँ के नागरिकों के अधिकार तक की पूरी बात की, मतलब मॉडर्नाइजेशन को उसने अपनाया। लेकिन रसिया में अभी ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो रसिया कहीं ना कहीं साम्यवाद के तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया और साम्यवादी विचारधारा में वो अपने आप को बांध लिया। अब विश्व दो ध्रुव में, एक साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत चल रहा विस्तार और एक जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चल रहा विस्तार। अब देखिए कि यहाँ पर दो ध्रुवीय विश्व की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ अमेरिका है, दूसरे तरफ रूस है। इस दोनों में जो है कहीं ना कहीं शीत युद्ध होना शुरू हो गया, और शीत युद्ध यह भी कभी दर्शाने की कोशिश करता था कि दो महायुद्ध तो हो चुके हैं,
तृतीय विश्व युद्ध का यह आगाज तो नहीं शीत युद्ध, ये भी बातें समझ में लोगों को आने लगी थी। हालांकि रसिया की इकोनॉमी टूट गई और आगे चल करके जो है 1991 में यह जो आप सोवियत संघ देख रहे हैं इसका विघटन हो गया। चलिए कुछ पीपीटी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यूक्रेन की स्थिति क्या रही, इस पर हम थोड़ा सा आगे यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए यूक्रेन और रूस, यूक्रेन जो है, यूक्रेन सबसे पहले इसके क्षेत्र में, रसिया के क्षेत्र में कब जुड़ा, तो इस बात को समझिए 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट, हमने कहा था ना कि यहां पर पहले ही स्थापित हो गया था पीटर द ग्रेट के रूप में एक रशियन शासन का, और इसमें ही एक शासिका हुई महारानी कैथरीन द ग्रेट। ठीक है, अब कैथरीन द ग्रेट ने पूरे जातीय यूक्रेन के क्षेत्र को रूसी साम्राज्य में इसी ने मिला लिया। अब एक रूस और ये यूक्रेन दोनों मिलकर बड़े सल्तनत हो गए। ठीक है, यूक्रेन अब रसिया के वश में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो यूक्रेनियन लोग थे उनके भाषा और उनके जातीयता के ऊपर, या कह सकते हो कि जातीय संस्कार के ऊपर प्रश्न खड़ा हो गया, और उस चीज का यानी कि भाषा का और जातीय पहचान का यहाँ पर लोप होने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पीपीटी में दिया भी है कि रूसीकरण की जरिष्ठ नीति द्वारा यूक्रेनवासी सहित जातीय पहचान और भाषाओं का दमन किया जाने लगा। मतलब रूस ने इनका मूल पहचान ही छीन लिया। अब इसके चलते इनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जो है आंदोलन का भाव आ ही जाएगा। खैर इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों पर पहुंचते हैं। हालांकि उनकी पहचान कुछ मरी, लेकिन रूस में जो है यूक्रेन के बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पर चले गए। अच्छा, उन लोगों को जो है रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हुई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आगे की चीज़ें क्या हुई, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। यूक्रेन और रूस, हम प्रथम विश्व युद्ध से इस चीज़ को जोड़ना चाहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को अगर आप देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बहुत फैक्ट्स में तो हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के जो देश प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, लड़ रहे थे, उसको थोड़ा सा हम आपको चिन्हित करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध में देश हैं, एक तरफ ब्रिटेन है, फ्रांस है, आगे चल करके अमेरिका भी आ गया, रूस भी था। तो इस तरह से ये सारे लोग एक तरफ लड़ रहे हैं, एक तरफ ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इस टाइप के जर्मनी है, इस टाइप के जो देश हैं वो है। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। रसिया में जो है यानी कि रूस में जो है जार शासन था, जो हमने आपको बताया था कि रूसी साम्राज्य की स्थापना हुई थी पीटर द ग्रेट के नेतृत्व में, उसको हम जार शासन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है जार शासन के विरोध में कुछ यूक्रेन के लोगों ने, या कह सकते हो कि कुछ क्षेत्र के लोगों ने उस जार के राजा के शोषण के विरुद्ध में जो है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया का, हंगरी का, इनका और जर्मनी का साथ देना शुरू कर दिया। जबकि एक बड़ा पॉपुलेशन जो था वह ब्रिटेन, रसिया और ये आपको फ्रांस का साथ दे रहा था। तो यहीं पर दो गुट आपको बढ़ते हुए यूक्रेन में दिख जाएंगे। देखिए थोड़ा सा हम आपको पीपीटी पर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 3.5 मिलियन से भी अधिक लोगों ने जो है, यूक्रेन वासियों ने जो है रूसी साम्राज्य के पक्ष में लड़े। लेकिन कुछ ऐसी छोटी संख्या रही, यानी कि एक छोटी संख्या ऑस्ट्रो और हंगरियन के साथ जार सेना के खिलाफ लड़ाई में खड़ी थी। यूक्रेन की विचारधारा यहीं पर टूट रही है। एक तरफ तो जो है जो रूस के समर्थक हैं और एक तरफ जो है यहां पर जर्मनी वगैरह के समर्थक हैं, जर्मनी ऑस्ट्रिया के समर्थक हैं। तो जो यूक्रेन है यहीं पर टूटता हुआ आपको दिखाई देता है। अब देखिए
इस युद्ध में जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इन सारे लोगों की जीत हो गई। और रूस में भी जो है एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, आप सभी को पता होगा, जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं 1917 में। 1917 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो जार के निकोलसन शासक थे, तो उन्हीं के विरुद्ध में जो है यह आंदोलन हुआ और उनको गद्दी छोड़ना पड़ा। तो जैसे ही यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम यह हुआ कि दो जो बड़े साम्राज्य उस वक्त स्थापित थे, जो दो बड़े साम्राज्य स्थापित थे, जिसमें एक जार साम्राज्य रूस में था और ऑटोमन साम्राज्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे तुर्की वाला साम्राज्य जो कस्तुतुनिया पर अधिकार किया था वो भी था। तो ऑटोमन साम्राज्य और जार साम्राज्य, इन दोनों का अंत हो गया। ठीक है, एक तरफ जार साम्राज्य का अंत हो रहा है और एक तरफ ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो रहा है इस युद्ध के बाद। अब देखिए चीजें क्या हुई कि जब ये दोनों समाप्त हो गया तो दोनों जगह पर नई शासन व्यवस्था स्थापित होगी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जो है हम यूक्रेन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्ष 1922 में यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, तो सोवियत यूक्रेन जो है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूएसएसआर संघ का हिस्सा बन गया। इसलिए कि जार साम्राज्य टूट गया, तो जितने भी लोग जार का विरोध कर रहे थे वो भी आकर के कहे कि चलो हम यूक्रेन के साथ इसमें मिल जाते हैं। मतलब यूएसएसआर मतलब रसिया के नेतृत्व वाले सरकार में जो है यह शामिल हो गया। ठीक है, वहीं से यूक्रेन जो है पूर्णतः कहीं ना कहीं रसिया के साथ जुड़ गया। अब बात कहाँ आती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने जो है रसिया के अंदर तक आक्रमण कर दिया। एक पक्ष हमने बताया कि हिटलर ने तो आक्रमण किया भी, उसके पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस में जो है, अब फ्रांस का नेपोलियन ने भी वहां आक्रमण करने का प्रयास किया था। तो एक डर रसियन के मन में यह जा चुका था कि पश्चिम से हमारे ऊपर आक्रमण हो सकते हैं। यह डर पहले से उनके मन में बैठा हुआ था और ये आगे भी रहेगा। तो चलिए इसी का प्रभाव हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है वैसे ही जो है एक युद्ध शुरू होता है जिसको हम कहते हैं शीत युद्ध। हम शीत युद्ध को यहाँ विशेष डिटेल्स में तो नहीं समझाएंगे, किसी दूसरे लेक्चर में हम आपको शीत युद्ध के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध क्या था और इसका प्रभाव पूरे विश्व में क्या पड़ा। बस हम इतना आपसे कह सकते हैं कि एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी सरकार और दूसरा जो है यूएसएसआर के नेतृत्व में जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का विस्तार होना शुरू हो गया और इसी का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ना शुरू हो गया। इसमें भारत का स्टैंड क्या था इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह थोड़ा सा आगे चलकर। अब थोड़ा सा हम इस चीज को आगे लेकर चलते हैं कि यह शीत युद्ध जो है 1991 में यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था खटाई में पड़ जाने के कारण, लगभग कमजोर हो जाने के कारण टूट गया और टूट गया तो इससे जुड़े हुए अनेकों देश बने। ठीक है, बहुत सारे देश थे। अब हम बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा साम्राज्य था रूस का विघटन हो गया, मतलब यूएसएसआर का विघटन हो गया, फिर भी रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है और अभी भी इतनी क्षमता है कि वो किसी महादेश को अपने अंदर समाहित कर सकता है। मेरा एक व्यूअर से आग्रह रहेगा कि आप एक बार रसिया का मैप आज का जरूर देखें और पहले का भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि जब यूएसएसआर होगा तो कितना बड़ा इसका रीजन रहा होगा, यानी कि क्षेत्र रहा होगा। तो इस तरह से जो है शीत युद्ध के बाद इसका विघटन हो जाता है। अब थोड़ा सा आप आइए हमारे साथ। अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें तो भारत पर इस संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ता है, भारत को क्या पक्ष लेनी चाहिए और क्या हो सकता है। तो देखिए चीजें यहां पर देखो, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के साथ संकट कितना गहरा है। एक तरफ रूस है और एक तरफ यूएसए प्लस
यानी कि यूरोपियन कंट्री जो है, आप यूरोपियन कंट्री कर सकते हैं इसे। तो अब जो है यह दोनों के साथ भारत की क्या स्थिति है, तो भारत अगर यहां पर है तो भारत शुरू से ही अपना रक्षा संबंधी सामग्री पूरा का पूरा रूस पर निर्भर है, रक्षा संबंधी सामग्री को लेकर। अभी आप देखे होंगे कि हम एक बहुत ही बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, रूस से ही खरीदे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जो है यूएसए और प्लस यूरोपियन कंट्री के भी संबंध काफ़ी मजबूत हैं, और यहाँ से भी हम काफ़ी कुछ व्यापार करते हैं, हमारा सामरिक महत्व यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, और रूस हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी है। अब मुझे क्या करना चाहिए यह बात समझिए। जैसे एक यूएसए की खेमा में है, ठीक है, और यह युद्ध का प्रकरण ही इस बात को लेकर के है क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि हम इसके पल्ले में चले जाएं, यानी कि यूएसए के पल्ले में चले जाएं। आप लोगों ने नाटो का नाम सुना होगा, हम नाटो का सदस्य बन जाए, यह यूक्रेन चाहता है। और इससे जो हमने आपको रसिया को एक पूर्व इतिहास में जो बैठा हुआ डर बताया था कि उसके अंदर है कि पश्चिमी देश हमारे सीमा का अतिक्रमण ना कर दे, तो इतिहास से यह बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आज रसिया को यह लगता है कि कहीं अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो हमारे क्षेत्र में जो है उसका कह सकते हो कि अतिक्रमण हमारे क्षेत्र का हो सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं रसिया थोड़ा सा परेशान था। रसिया ने अमेरिका को बार बार यह कहा कि भाई आप क्या कहते हो, आप इसको किसी तरह से सदस्य मत बनाओ, अगर सदस्य बनाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका चुप्पी साधे बैठा रहा और यूक्रेन को बलि का बकरा बनते हुए यह देख रहा था। अब क्या हमें यूएसए के पक्ष में जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? मैं इस बात का घोर निंदा जरूर करता हूं कि रूस ने जो है यूक्रेन पे हमला किया, इससे काफ़ी कैजुअलिटी हुई, काफ़ी लोग मारे गए। लेकिन स्थिति क्या है इस बात को हमें समझनी पड़ेगी और तब जाकर के हमको भारत का पक्ष समझ में आएगा। यूएसए का पक्ष देखें तो आप देखिएगा कि एक तरफ जो है अफगानिस्तान का अभी मुद्दा हम लोगों के सामने है। अफगानिस्तान में जो है इसने शुरू में ही दावा किया था कि हम वहाँ पर शांति स्थापित कराएंगे, लोकतंत्र स्थापित कराएंगे, और ये अचानक उठकर वहाँ से भाग गया। वियतनाम संकट भी एक बार, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं आप पूरा का पूरा समझ रहे हैं तो वियतनाम संकट भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि वियतनाम संकट में भी अमेरिका ने ऐसे ही किया था। अब बताइए कि ये यूएसए जो है हमेशा से यूक्रेन को यह शाबाशी देते रहा कि तुम जो है रूस के पक्ष में नहीं रहो, हम तुम्हारे सर पर हाथ रखे हुए हैं, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। और अचानक से जब रसिया आक्रमण करता है या जब सेना बढ़ाना शुरू किया था तभी से अंदेशा हो जाना चाहिए। तो जब हमला कर दिया तो यूएसए ने कह दिया कि नहीं, हम नाटो की सेना को नहीं भेज सकते हैं। यह क्या इंसाफ है उसके साथ? खैर, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मामला है, ये अलग बात है। अगर कहीं सेना भेज देता, ये भी पॉइंट पे हम आ जाएं कि अगर कहीं सेना भेज देता तो आप समझ सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी की जो स्थिति हुई थी पूर्व में, यही स्थिति आगे चल करके यूक्रेन और अन्य जगहों पर होने वाली थी। तो शायद नाटो ने हमला न करके कहीं ना कहीं यह चीज़ दिखाया है कि विश्व को बचाने के तरफ या तृतीय विश्व युद्ध के तरफ जो है इसको जाने से अभी तक रोका है। लेकिन हमेशा से यह पुतिन ने कही है कि अगर कोई देश इस बीच में आया तो वह अपना अंजाम भुगतने को तैयार रहेगा, और क्या अंजाम होगा वो यही समझेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने देशों के सामने, लोगों के सामने रख दी। हाँ, हालांकि पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हम आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद रूस पर क्या प्रभाव होगा इसका भी जिक्र करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले इस बात को समझ जाते हैं कि भारत के साथ क्या होना चाहिए। अब भारत क्या यूएसए से समर्थित लोगों पर बिलीव कर सकता है जब उसके सामने 3 घटना सामने है? एक वियतनाम का घटना हमने बताया, दूसरा अफगानिस्तान का घटना वो देख रहा है, और तीसरा यूक्रेन का घटना देख रहा है। इन तीनों घटना को देखने के बाद भारत अब इस पर पूरा बिलीव तो नहीं कर सकता, ठीक है। और रूस ने तो गलत ही किया है। रूस का अगर समर्थन कर देता है तो हमारे जो सामरिक महत्व है इनके साथ जुड़े हुए,
वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ेंगे। अब देखिए कि अगर हम यूएसए सहित यूरोपीय यूनियन का साथ नहीं देते हैं, यूरोपीय यूनियन का साथ नहीं देते हैं तो क्या होगा। हमारे सामने बैठा हुआ है एक देश चीन, ठीक है। ये चीन जो है, अगर चीन का सीमा हमारे क्षेत्रों से लगता है, अब सबको पता होगा, और चीन भविष्य में हमारे सीमा का अतिक्रमण करे और चीन जो है रूस के पल्ले में आकर के बैठा हुआ है, तो आप मुझे थोड़ा सा यह समझाने का प्रयास करना या वीडियो के कमेंट में जरूर आप मुझे बताना कि चीन अगर यहाँ पर रूस के साथ आ जाता है और चीन हमारे देश का अतिक्रमण करता है सीमा का, तो क्या रसिया भारत का साथ दे पाएगा, जबकि चीन इसके साथ पूरा खुले समर्थन में खड़ा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हम किसी पाले में नहीं गए। और हमारे सामने तो एक चुनौती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हम यूएसए वाले में जाएं कि रसिया वाले में जाएं। और रसिया वाले में अगर जाते हैं तो हमारे सीमा का अतिक्रमण होगा, तो फिर कौन बचाएगा? अरे बात समझ में। तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी चिंता है। भारत, रूस और यूक्रेन, इन दोनों के साथ परस्पर संबंध बनाए रखा और दोनों के साथ इसके व्यापारिक संबंध भी अच्छे रहे। सूरजमुखी वगैरह का तेल जो है काफ़ी होता है यूक्रेन में और वहाँ से यह मंगाता है, सूरजमुखी का तेल वगैरह जो है वह मंगाता है। रसिया से जो है हमारे पूरा डिफेंस के सामान आते हैं, आपको पता होगा। और ये जो है विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो घटना हुई है, रूस ने किया है, अतिक्रमण किया है या कह सकते हो कि आक्रमण किया है, आक्रमण किसी भी हद में सही नहीं हो सकती। तो इस चीज़ों को जो है थोड़ा सा आप विस्तृत तौर पे समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। एक बात थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे और समझा दें तो शायद मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे लोगों का है जो रूस समर्थित है। ये जो है रूस के समर्थन में है और ये रूस जो है इनमें लोगों को रूस जो है इन लोगों को समर्थन भी देता है और यहाँ पर अलगाववाद फैलाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जिस जनजाति के हैं उसी जनजाति के रसियन लोग हैं। तो ये दोनों की संस्कृति कह सकते हो, पारिवारिक रिलेशन, जैसे हमारा और नेपाल का संबंध है, वैसे ही इन लोगों का जो है संबंध आपको देखने में बेटी रोटी टाइप, अगर हमारे सामान्य लैंग्वेज में कहो तो इस प्रकार के संबंध यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका जो है अधिकार इस क्रीमिया वाले क्षेत्र पे हो गया था, आपको पता ही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा कि जो ब्लैक सी है, इन सारे क्षेत्रों में व्यापार के लिए इसको एक महत्वपूर्ण रूट मिल गया और आगे चल करके भूमध्य सागर में भी जा सकेगा। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे और आप मुझे बताएंगे कि भारत को क्या करना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।